कि राह में खतरे बहुत हैं मगर ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। माना तेरे लश्कर के आगे मैं अकेला हूँ मगर माना तेरे लश्कर के आगे मैं अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो जर्नी था वो खत्म हो चुका, फोर्थ सेमेस्टर आपका खत्म हो चुका। यानी फोर्थ सेमेस्टर की बात करें यानी कि आप ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट कर चुके हो और अब बारी है सर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर की। और ग्रेजुएशन के जब थर्ड ईयर में आएंगे तो अपना यहाँ पे जो सेमेस्टर हो जाएगा वो फिफ्थ सेमेस्टर हो जाएगा और यहाँ से आपका जो सिलेबस होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चाहे वो हम बॉटनी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या फिर आप यूजी में अदर किसी स्ट्रीम से हो उसकी बात करें। हालांकि यहाँ पे हम आज की क्लास में स्पेशली हम बात करने वाले होंगे जूलॉजी के सिलेबस का, यानी कि जो बच्चा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में है डीडू या फिर जो भी अदर यूनिवर्सिटीज से है, ठीक है, उनके लिए ये जो क्लास है यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि भैया आप जब बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए तो आपका कौन कौन से जूलॉजी के टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से सिलेबस होंगे, कितने पेपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज आपको, एक नया चीज आपको बताने को मिले, देखने को मिलेगा और मैं आपको बता भी रहा हूँ सर। नया बातें ये है कि सर अभी तक जो हम फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर की हम लोग जो जर्नी कंप्लीट किए थे, इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की बात करें, तो वहां पे आपको सिंगल सिंगल पेपर पढ़ने को मिलता था। यानी कि जूलॉजी का एक पेपर, बॉटनी का एक पेपर और केमिस्ट्री का एक पेपर। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हो और फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाते हो तो यहाँ से आपका थोड़ा सा लॉजिक तरीके से ये मिलता है कि अब आपको एक पेपर के बजाय 2 पेपर थ्योरी पढ़ने होंगे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल पढ़ने होंगे। यानी कि सर जूलॉजी का पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना होगा प्लस में उसका प्रैक्टिकल, बॉटनी में पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना होगा प्लस उसका प्रैक्टिकल, फिर किसी तरह केमिस्ट्री में पेपर 1 और पेपर 2 फिर उसका प्रैक्टिकल। यानी कि इस सीरीज में आपको फिफ्थ सेमेस्टर का जर्नी को कंप्लीट करना होगा और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें साहब कि यहाँ पे आपका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला होगा वो 110% है कि आपका थ्योरी मोड होगा। थ्योरी मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड होगा, पूरा आपको भर भर के 32 पेज या फिर जो भी 28 पेज आपको मिलेगा उसमें पूरे रिटन फॉर्म में होंगे, आपको आंसर लिखने होंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग की बात करें। अभी तक आप एमसीक्यू मोड में थे तो अभी आपका जो माइंड सेटअप था वो एमसीक्यू के लिए था, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी पढ़ते थे या फिर किसी अपना कॉलेज से या फिर जो भी अपना एरिया था पढ़ने का, आप वहां से पढ़ते थे, आप एमसीक्यू को वहां से कर ले जाते थे। लेकिन अब क्या करना होगा, हमको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पूरे बाकायदे से अच्छे से क्लियर करते हुए अपने यहाँ पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही होगी। आप लोग छोटा सा कॉपी ले लीजिए, अपनी अपनी रफ ले लीजिए और उसमें ये छोटे जल्दी मार्क करते चलिए। सर आपको मुख्य बातें यहाँ पे नोट करा देंगे कि आपके जूलॉजी के अगर 2 पेपर है तो 2 पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला होगा, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, है ना, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, जहां से क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाए। मैं उन हर पॉइंट को डिक्लेयर करते चलूंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जूलॉजी की बात करते हैं साहब। जूलॉजी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो जूलॉजी में आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा साहब, यहाँ पे पेपर कोड देख लीजिए, ZOO 30302, ठीक है, ZOO 302। एक सेकंड दे दीजिएगा हमको। हाँ, तो ये चीज आपका यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले हम बता दें सर, हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो अपना पहला 2 पेपर था। एक था सर 302 और दूसरा है 301। यानी कि सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर, फोर्थ सेमेस्टर में ये आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन था, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और आपका जो एग्जाम था अच्छा गया होगा, इतनी तो उम्मीद है हमसे, है ना। फिफ्थ सेमेस्टर में हम देखो सबसे पहले आपका जो पेपर आता है वो ZOO 301F, ZOO 301F आता है और इसका जो सिलेबस का जो पेपर का टाइटल रहेगा क्या, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेटा पेस्टिलॉजी और इकोनॉमिकल जूलॉजी। ये आपके यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। यानी कि कुल मिला के हम बात करें, आपका जूलॉजी का जो लोअर एनिमल्स डाइवर्सिटी है या फिर नॉन कोडेटा वाले पोर्शन है वो आपको पढ़ने के मिलेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो सर, जब हम क्लास 11th में थे तो वहां पे हम पढ़ते थे क्या, फाइलम पढ़ रहे होते थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम पढ़ रहे होते थे।
अपने स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे ही बायोलॉजी के। तो वही चीज, वही सारे फाइलम्स आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हर मेंबर्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। जैसे कि हम अगर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट क्या है, पैथोजन टू द सिलेंट्रेट्स, पैथोजन टू द सिलेंट्रेट्स है। और इसमें आपको 3 सेक्शन बना के रखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। ये हम लोग फाइलम पढ़े थे 11th में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे इसका बस केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ ले रहे थे, और इसका जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या, बस उसका नाम याद करके रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है साहब, हम प्रोटोजोआ की कंप्लीट यहाँ पे क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ इसकी जितने मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 मेंबर्स आपको देकर रखा गया, जैसे कि यूग्लिना के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनोसिस्टोसिस से और पैरामीशियम से। ये 2 पोर्शन है आपके प्रोटोजोआ से, जो कि क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, पोर्शन पढ़ना होगा। पॉरीफेरा अगला आता है सर, पॉरीफेरा में हमको साइकॉन के बारे में पढ़ना होगा, जिसको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, है ना। पूरी बॉडी पे होल होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे सर। इसकी बॉडी स्केलेटन कैसे होती है, इसकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सबके बारे में, वाटर करंट प्रोसेस यहाँ पे कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो ओबिलिया और आरेलिया, यानी कि ये जो 3 कैटेगरीज बना के रखा गया है आपका यूनिट नंबर 1 में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो हर जगह आपको कोरिलेट करते चलूंगा साहब, कहां से इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से जहां से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाए, किस टॉपिक से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाए, ये सब मैं आपको डिक्लेयर करते रहूंगा। यूनिट नंबर 2 की बात करें साहब, तो यहाँ पे टीनोफोरा की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टीनोफोरा में आप पढ़ते हो, इसकी साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे हो, तो साइलेंट फीचर्स मतलब टीनोफोरा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके बारे में आप देखोगे, समझोगे। प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करते हैं तो फैसियोला हिपैटिका की बात करते हैं, जिसको हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। टीनिया सोलियम की बात करते हैं, जिसको हम टैपवॉर्म के नाम से जानते हैं, है ना। नीमेटोड्स की जब हम बात करें तो नीमेटोड्स में आपको यहाँ पे हुक वॉर्म के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे यह इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, इनकी क्या इकोनॉमिक क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती हैं, लाइफ साइकिल कैसे परफॉर्म होते हैं, यानी कि पूरी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, हम किसी भी मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो। इसी तरह बात करते हैं सर यूनिट नंबर 3 में। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो सर, यहाँ पे जो भी पोर्शन देकर रखा हुआ है ना, हर यूनिट में छोटे छोटे यूनिट दिए हैं, और एक यूनिट में आपके 2 से 3 मेंबर के बारे में पढ़ना होगा, वो यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एकदम पैनिक थोड़ा सा मत होइएगा, सर कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। 3rd यूनिट क्या दिया है सर अपने पास, एनेलिडा टू आर्थ्रोपोडा दिया है। एनेलिडा में आपको केवल और केवल 2 मेंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, पहला नेरिस होगा और हिरोडिनेरिया होगा, जिसको हम लीच के नाम से जानते हैं, जोक के नाम से जानते हैं, आप लोग गांव में या फिर लोकल लैंग्वेज में इसको जोक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेरिस जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपकी थ्योरी में भी पूछे जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी वहां पे आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है नेरिस के पैरापोडिया का, तो वो चीज आपको वहां पे लैब में आपको बताया जाएगा। आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट वाले फाइलम में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप पैरामोन की बात करते हैं, जिसको हम झींगा कहते हैं, प्रॉन कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका लॉस्टक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 2 मेंबर्स आपको इसमें पढ़ने होंगे। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, तो मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा पे हम जाएंगे। तो मोलस्का में हम यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर मसल्स पिलिया की बात कर रहे होंगे, लेमिनेरिया की बात कर रहे होंगे, इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे पेंटासिरोस की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, तो ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टार फिश की भी बात करें, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम उसको देख लेंगे, स्टार फिश के बारे में यहाँ पे नाम हम यहाँ पे बता देंगे। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, तो पेस्टियोलॉजी की बात करेंगे। पेस्टियोलॉजी यानी पेस्ट की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे वाउचेरिया की बात कर ले, ट्रिप्नोसोमा की बात कर ली है ना, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे सैंड ह्यूमन की बात करें, तो ये सब अलग अलग यहाँ पे पैथोजेंस हैं, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी स्ट्रक्चर बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कैसे होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलते हैं साहब यूनिट नंबर 6 पे। तो यूनिट नंबर 6 है कि वेक्टर सैंड पेस्ट। वेक्टर सैंड पेस्ट में हम क्या देखेंगे सर, यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे होंगे, अलग अलग कंट्रोल फॉलिंग पेस्ट का। हम जैसे कि अब अपने खेत हम फसल उगाएं, उसमें जो भी इंसेक्ट लग जाते हैं, जो भी पेस्ट लग जाते हैं, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, वहां पे हम क्या क्या किस पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे अपना जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे टर्माइट्स, मॉस्क्यूटो और उनकी कंट्रोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स के बारे में दिया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
यूनिट नंबर 7 पे आते हैं, दिया सर इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट 1 और यूनिट नंबर 8 पे इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट 2। यानी कि छोटे छोटे आपके क्या कहते हैं सर यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनमें क्या होता है कंप्लीट यूनिट बना दिया गया है। ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पार्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे, उसकी कल्चर की बात करेंगे, जैसे कि एक्वा कल्चर की बात कर लिए, पीसी कल्चर की बात कर लिए, पोइट्री की बात करें जिसको हम मुर्गी फार्म कहते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे कि साहब इसको हम कैसे इसका सेटअप लगा सकते हैं, इसमें कितना क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसमें इसका हैबिटाट बेसिकली क्या होगा, है ना, और इसको अगर हम मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है हम सेल कर रहे हैं तो हमको कितना अर्न हो सकता है, तो इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे। काफी इंटरेस्टिंग होता है इसको पढ़ने में। पार्ट 2 में आते हैं सर अपना यूनिट नंबर 8 में, तो ये आपका सेरिकल्चर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, रेशम पालन कह देते हैं, एपीकल्चर जैसे कि मधुमक्खी पालन कहते हैं, लैग कल्चर, वर्मी कल्चर, तो ये सब के बारे में हम कल्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये है आपका पेपर 1। पेपर 1 में हम इतनी सारी बातों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब आपके दिमाग में छोटा सा ये बात आ रहा होगा साहब, जो बच्चे पुराने हैं उनका तो ये बात क्लियर है कि चलो ठीक है हमारे सर हैं, टारगेट सेमेस्टर है तो यहाँ से हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चा नया, जो आप नए हो वीडियो को देख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये लाजमी है कि बात आएगा साहब कि इस बार जो पेपर होने वाला होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, तो इतने डीप में पढ़ेंगे हम कैसे, क्योंकि जो भी कॉलेजेस हैं या फिर आपके यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे 100% आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ये फैक्ट है, नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप अपना तैयारी कैसे करोगे? तो पहला ऑप्शन यही बचता है कि सर सेल्फ स्टडी करें, अपनी लैब से बुक लेकर आए, उसकी लैब से की सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करें, या फिर आप हमसे जुड़ जाइए, और जुड़ क्या जाइए, जुड़ ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का काफी ज्यादा बैक लग जाता है। पहले ये जो ट्रूथ बात बता रहे हैं इसमें कोई भी पुताई वाली बात नहीं है, जो है हम एकदम साफ साफ आपको बता देते हैं कि साहब देखो, जब जैसे यहाँ पे थ्योरी एग्जाम होता है ना, एमसीक्यू में काम निकल जाता है। एमसीक्यू में काम इसलिए निकल जाता है कि वहां पे 4 ही ऑप्शन आपको लगाने रहते हैं, या तो ए होगा, बी होगा, या फिर सी, या फिर डी। सही तो है तो सही, गलत है तो गलत। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और जब कंप्लीट नॉलेज है तभी उसके बारे में आप सारे पॉइंट लिख पाओगे। कैसे लिखते हैं ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। जो बच्चा बैच से जुड़ेगा उनको हम मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको पेपर कैसे लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो कितने पॉइंट लिखेंगे, कितने पेज लिखेंगे, है ना, डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबकी प्रॉपर गाइडेंस की जाएगी। बशर्ते आपको क्या करना होगा, मोबाइल ऐप जो आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपसे इतनी उम्मीद है साहब कि आप लोग 5th सेमेस्टर में हो और इंट्रेंस की प्रोसेस और सेमेस्टर की जो प्रक्रिया थी वो आपके टारगेट गुरुकुल से ही हुई होगी, तो आपके फोन में इंस्टॉल होगा, है ना। नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे अपना रजिस्टर करके सेमेस्टर वाले एग्जाम में जाइएगा, आपको ये सारथी बैच मिल जाएगा। सारथी बैच जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड बैच होता है, और यहाँ हजारों बच्चे इस बैच से परचेस करते हैं, बैच से जुड़ते हैं और अपने रैंक को सिक्योर करते हैं। आप लोग समान समारोह में आप लोग देखोगे सर कितनी बड़ी तादाद में आपको सब सारथी बैच से ही ये सारी प्रोसेस हो पा रही थी। बता दें सर, आप ध्यान से रखिएगा, आपका जो बैच है वो 5th सेमेस्टर के नाम से होगा, बीएससी 5th सेमेस्टर सारथी बैच होगा, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे आपका प्रिपरेशन कराया जाए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, या फिर आप फिजिक्स मैथ्स से हो उसकी बात करें। यानी कि ये पूरी टीम है, इस पूरी टीम के थ्रू आपको पूरा यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर किए जाएंगे, सारे सिलेबस क्लियर किए जाएंगे। और आपको ये पता है साहब, ये टारगेट सेमेस्टर का ये जो वादा करता है कि आपका जितना भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में 1 to 1 सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, ये किया जाता है ना। और एग्जाम से 10 दिन 1 महीना पहले किया जाता है, उसके बाद आप लोग रिवीजन भी करते हैं। देखो यहाँ पे बैच से जुड़ने का मतलब ये होगा कि आपको थ्योरी क्वेश्चन, जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आपके फ्रेम आउट हो सकते हैं, आपके अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो उन हर टॉपिक को, उन हर तरीकों से आपको यहाँ पे रूबरू कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, क्लासेस जितनी भी होंगी, नोट्स होंगी, पीडीएफ होंगी, वो सारे के सारे आपको इसी बैच में मिलेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स होंगे, बोर्ड नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, है ना, जितनी भी क्लासेस होंगी आपको इसी सारथी बैच में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कि साहब आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज होंगे जहां पे आपका एमसीक्यू मोड में एग्जाम होगा इस बार, क्योंकि उनका पिछले बार आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में हुआ था, तो उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हर यूनिट वाइज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका जिस भी मोड में एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम हो, एमसीक्यू मोड में एग्जाम हो, तो आप दोनों के लिए कैपेबल रहो कि साहब हम यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि साहब पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी इंटरेस्टेड हो जाता है कि साहब आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी पोर्शन पे डाउट है ना, कोई भी टॉपिक पे डाउट है कि साहब इसको हम कैसे समझे, नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे हम लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आगे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो अपने मेंटर से कनेक्ट होइए, और चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री, अपने सारे डाउट्स को वहां पे आप क्लियर कर सकते हो। बशर्ते आपको जुड़ना पड़ेगा कहाँ, सारथी बैच में। आपको बता दें साहब, आपका जो बैच का प्राइस है वो 799 है, ध्यान समझिएगा 799 है। लेकिन आपके लिए जो बच्चा 15 और 15, चलो 15 तो था, हम आपको 5 दिन और दे देते हैं सर, 20 जून तक अगर इस बैच को लेते हो तो आप एक कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिए, गुरुकुल 10, आप लोग जो कि आप लोग पिछले बार भी इस्तेमाल किए थे, है ना, कैपिटल में गुरुकुल 10 बिना स्पेस का, तो आपको क्या होगा, 10% का यहाँ पे तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा और अपने बैच से यहाँ पे जुड़ सकते हो। कब तक, 20 जून से पहले। 20 जून के बाद ये जो प्राइस है, ये प्राइस वही आपका 799 हो जाएगा। तो फिर ज्यादा पैसा देने का कोई मतलब नहीं है, आपका कम पैसे में आपका काम निकल जा रहा है, तो आप टाइमलाइन से पहले ही आप कर लो, ठीक है। और जो प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो आपको 15 जून के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा हम समय दे देते हैं कि साहब आप आराम से बैच से ज्वाइन एनरोल कर लो। आपका जो जैसे ही बच्चे एनरोल कर लेंगे तो आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। जैसे हम क्लास स्टार्ट के लिए बच्चा फिर जुड़ रहा है तो उसका बैकलॉग लगते जाएगा, तो इसको देखते हुए आप क्या करना, यहाँ पे आपको 5 दिन का हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि साहब यहाँ पे आप 20 जून तक है, आप 15 जून तक आप अपने क्या करना, बैच से एनरोल हो जाओ। अभी आपके पास 8 जून है, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 जून है, और ये वीडियो आपको 10 जून के बाद मिलेगा, ठीक है, 10 जून के बाद मिलेगा। तो 15 जून तक आप क्या करना, अपने बैच से एनरोल हो जाओ और अपने यहाँ से ले लो। देखो भाई, हम ज्यादा यही बोलते हैं कि सर ज्यादा पैसा देने से कोई मतलब नहीं है जब अपना काम कम दाम में हो जा रहा है तो, ठीक है, बात समझ रहे हो ये चीज। अच्छा, तो फिर बोलोगे सर यहाँ पे अपना जो सेकंड पेपर है उसके बारे में बता दिए, तो सेकंड पेपर में भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हम 5th सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा पेपर जब पढ़ने आता है तो यहाँ पे 3 एफ की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो टाइटल होगा वो अपना क्या होगा, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा एंड कॉम्परेटिव एनाटॉमी। यहाँ पे हम डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा की जितनी डाइवर्सिटीज हैं उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम कॉम्परेटिव एनाटॉमी की बात करेंगे। इसकी एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे होंगे। सबसे पहले अपना यूनिट आता है, और यूनिट इसमें भी अपने 8 यूनिट होगा, दूसरे पेपर में भी। तो यहाँ पे पहला यूनिट आता है सर क्या, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, मतलब यही और जो कॉर्डेटा है और हेमिकॉर्डेटा है इसकी ओरिजिन कैसे हुई, है ना। कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो इसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा की बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, है ना, फाइलम कॉर्डेटा टू द उसके ऑर्डर तक की पूरी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। थोड़ा सा ये यहाँ पे ऑर्डर, जब भी क्लासिफिकेशन ऑर्डर के बारे में डिटेल पढ़ने को आता है तो यहाँ पे लॉन्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सर इसको कैसे याद करके रख सकते हैं, कैसे इसको पढ़ सकते हैं, आसान वे में कैसे पढ़ सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास किसी भैया दीदी का बुक होगा तो आप देख सकते हो कोटपाल की बुक उठा लेना, ज्यादा कुछ नहीं, कोटपाल की बुक उठा लेना, उसमें देखना कितना ब्रॉड में आपको सारी क्लासिफिकेशन दी गई है। अब उसको हम एक फॉर्म में, एक सीक्वेंस में याद करा देंगे, अब वो काम अपने बैच में ही हम कर रहे होंगे, जो बच्चा बैच से जुड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साहब हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसकी डिटेल स्टडी कर रहे होंगे, जैसे कि ब्लानोग्लॉसिस की बात करेंगे। ब्लानोग्लॉसिस में हम बात करेंगे इसका हैबिट और हैबिटाट क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसकी एनाटॉमी कैसी है, इसकी फिजियोलॉजी कैसी है, और साथ ही साथ इसकी डेवलपमेंट कैसी है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। इसके बारे में सारे पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, कैसे करेंगे, क्या क्या पॉइंट वहां पे इंक्लूड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ भी लिखते जा रहे हैं, अब यहाँ पे दिया है तो हम उसमें कुछ भी लिखते गए, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेकेंड यूनिट पे आते हैं, देयर आर सिफेलोकॉर्डेटास एंड यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे इसका ब्रांकियोस्टोमा की, जिसको हम एम्फियोक्सिस कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये मेंबर्स होते हैं, ये हर बार कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। इसकी भी हमको हैबिट और हैबिटाट के बारे में पढ़ना होगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा डिटेल में।
यूरोकॉर्डेटा की जब बात करते हैं साहब, तो यूरोकॉर्डेटा का सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्लासिफिकेशन और इसकी जैसे यहाँ पे हम लोग हर्डमानिया के बारे में पढ़ रहे होंगे। हर्डमानिया जिसको हम लेडीज पर्स के नाम से जानते हैं, इसके कई सारे फीचर्स होते हैं जिसमें हम हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, बॉडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसके कैसे होते हैं, तो ये बातें हम यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा यानी यूनिट नंबर 2 में पढ़ रहे होंगे। यूनिट 3 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे यूनिट 3 में हमको क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स है, यहाँ पे इससे पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ से वर्टिब्रेट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे होंगे, जिसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे। क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि पाइसेस की बात की है, जैसे कि एम्फीबिया की बात की है ना, और इसके पूरे ऑर्डर और एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना नियोटॉमी वाला, ये जो नियोटॉमी वाला जो पॉइंट है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो कि आपके शॉर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करते चलूंगा, एक्सप्लेन करते चलूंगा सर कि ये टॉपिक है आपको किस में पूछा जा सकता है, ये टॉपिक है आपको किस में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप एकदम बी रेडी रहिएगा। यूनिट 4 की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स है तो इसकी क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस जैसे कि रेप्टाइल्स की बात कर लिए, हम एविस की बात कर लिए और मैमल्स की बात की, इनकी ऑर्डर और उनके ऑर्डर के साथ एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में बात करेंगे, है ना। और जैसे कि हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की अगर बात कर लिए, ठीक है, अगर बर्ड्स की बात करें तो फ्लाइट एडाप्टेशंस बर्ड की, यानी कि बर्ड कैसे उड़ जाते हैं, उनकी कौन कौन सी यहाँ पे इवोल्यूशन हुई होंगी, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, है ना, उनकी बॉडी की मतलब स्ट्रक्चर कैसा है जिससे वो आसानी से हवा में उड़ जाती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में बताने हैं। यूनिट 5 पे आते हैं तो यहाँ पे इंट्यूगमेंट्री सिस्टम की बात करेंगे और इंट्यूगमेंट्री सिस्टम में हम यहाँ पे मैमल्स की बेसिकली बात कर रहे होंगे और मैमल्स की यहाँ पे एनाटॉमी बात करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ द इंट्यूगमेंट्स की बात कर लेंगे, स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, है ना, ओवरव्यू, एक्सियल एडाप्टेशन की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे जॉस की बात कर रहे होंगे, तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ने को मिलेंगे और थ्योरी में भी आपको डिटेलिंग करना होगा। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे होंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगे, यहाँ पे स्किन, गिल्स, लंग्स, एयर सैक, एक्सेसरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव मोड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि साहब हम जो अपना जो 12th का जो पोर्शन था, 12th के पोर्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम था, जो बच्चा पुरानी बुक पढ़ा होगा तो उसमें एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम दिया होगा, तो वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था और आज का जो एनसीईआरटी उसमें नहीं है, वहां पे जितनी बातें रेस्पिरेशन के बारे में बताई गई हैं वो क्लास 12th के बेसिस पे बताई गई थी, क्लास 12th के लेवल पे बताई गई हैं, लेकिन हम जब ग्रेजुएशन के लेवल पढ़ेंगे तो इसको काफी ब्रॉड करके पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी पॉइंट आपको यहाँ पे हम बता रहे होंगे। यूनिट 7 पे आते हैं तो फिजियोलॉजी का क्लासिफिकेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जैसे कि जनरल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है, एवोल्यूशन कैसा हुआ हार्ट का, है ना, जैसे कि मोनोजेनिक अर्थ का ओरिजिन कैसे हो गया, और भी बाकी यहाँ पे हम एक्टिविटीज की बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सर यूरोजेनाइटिस सिस्टम। यूरोजेनाइटिस सिस्टम में हम यहाँ पे एस्क्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे होंगे, किडनी की बात कर रहे होंगे, इसकी डेवलपमेंट, इसकी एवोल्यूशन की और इसके बेसिकली फंक्शंस की हम यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे होंगे, आपके सामने बता रहे होंगे। और फिर आता है सर अपना लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8, और इसमें भी 2 कैटेगरी होगा, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन में। नर्वस सिस्टम में हम बात कर रहे होंगे कॉम्पिटेटिव, इसका कॉम्पिटेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात करेंगे, फिर यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, मैमल्स में कैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और आई थिंक आप जब प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट नॉन कॉर्डेटा के वहाँ पे आपके, जैसे कि स्पेशली हम स्कॉलिडॉन की बात करें, हमारे समय में स्कॉलिडॉन का नर्वस सिस्टम दिखाया गया था, बताया गया था कि सर ये कैसे काम करता है और कैसे इसका पीएनएस सीएनएस डिवाइडेड हुआ है, तो उसका आप वहाँ पे डायसेक्शन करोगे, तो आप वो अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा जिससे वो वहाँ पे डिस्कशन करा दें, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। 50 नंबर का आपको वहाँ से प्रैक्टिकल के लिए काम देता है, ठीक है। तो ये चीज आपका नर्वस सिस्टम में हो जाएगा। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन में क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर्स की बात करें, ब्रीफ अकाउंट हम बात करें तो यहाँ पे हम सेंस ऑर्गन की बात कर रहे होंगे।
तो ये कंप्लीट था आपका क्या, फिफ्थ सेमेस्टर का, है ना, फिफ्थ सेमेस्टर का, फिफ्थ सेम का आपका सिलेबस। और किसका सिलेबस था? जूलॉजी का सिलेबस था, जूलॉजी का सिलेबस था। और बहुत जल्द आपको मेरे थ्रू बॉटनी का और मैम के थ्रू आपको केमिस्ट्री का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जिससे आप सबसे पहले ये देख लो कि साहब अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं तो हमको कितना अब मेहनत करना पड़ेगा। अब जो हम पढ़ाई करते थे वो बस एग्जाम से पहले पढ़ लिए, एग्जाम से पहले 2-3 वीडियो देख लिए हमारी और आप वहां पे 100% करके आ गए। लेकिन अब वो काम आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहले से नहीं पढ़े रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं चाह के भी आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा। तो इसलिए डे 1 से सभी लोग डे 1 से क्या करो, अपने बैच से ज्वाइन हो जाओ। और इसलिए मैं आपको 5 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं कि भैया किसी का भी बैकलॉग ना लगे। जब मैं एक लाइव क्लास स्टार्ट करूं तो आप सभी बच्चे क्लास में बने रहो, ठीक है। और कोशिश करो कि जब भी आप क्लास में रहो तो लाइव क्लास में रहो, जब भी आप क्लास में रहो तो लाइव क्लास में रहो। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साहब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डे 1 से आप हमसे जुड़े रहो। और डे 1 से जो जो बातें आपको बताएंगे, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अब जो जो बातें बताई जाएंगी, जो जैसे नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, जिस फॉर्मेट में बनवाए जाएंगे उसी फॉर्मेट में आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहो। और डे 1 से ही रिवीजन करते रहो, जिससे आप डे 1 से रिवीजन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे कि कैसे हमको लिखना है, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन देना है, कहाँ कहाँ डायग्राम इंक्लूड करना है। आप पहले से ये काम करते रहोगे तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे। और अच्छा इन द सेंस कि आप अच्छे नंबर गेन कर रहोगे और आज सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहोगे। क्योंकि वहां पे भी आपको जो टाइम होगा, वहां पे टाइम मैनेजमेंट का काफी ज्यादा रोल प्ले हो जाता है। क्योंकि आपको जो टाइम मैनेजमेंट होगा ना, उसको सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पे लिखने वाला फॉर्मेट आ गया। और इससे पहले क्या करते थे, आप गोला लगाते थे, साहब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का पेपर था, आधे घंटे में आपका पेपर खत्म हो गया, क्योंकि गोला लगा देना था। लेकिन अब ये काम आपसे नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही है जूलॉजी का। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। 20 जून से पहले आप क्या कर लो, बैच से एनरोल हो जाओ। कूपन कोड यूज कर लेना गुरुकुल 10। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा। मेक श्योर कि सभी बच्चे जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो, सभी बच्चे क्या करोगे, ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। बीएससी 5th सेमेस्टर के नाम से होगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सर बैच में कब क्लासेस लाइव हो रही हैं, यूट्यूब पे कब क्लासेस आपको मिल रही हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। ये सारी बातें आपको वहां पे बताई जाएंगी, आपको इन्फॉर्म मिलती रहेंगी, जिससे आप समय से पहले अपने आप को सारी इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर लो। चलो मिलते हैं हम लोग अब अपने थ्योरी वाले क्लासेस में। तो सभी भी रेडी रहिएगा। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि जिस दिन हम यहाँ पे अपने बैच में लाइव क्लास लगाएंगे, तो वहां पे आप लोग में सभी बच्चे उस बैच में लाइव में आप लोग वहां पे उपस्थित रहोगे, ठीक है। और ये क्लास सभी बच्चों तक पहुंचा दो, जो बच्चा आपका जो दोस्त आपका या फिर जो बच्चा बीएससी 5th सेमेस्टर में आ चुका है। मिलता है अपने थ्योरी वाले क्लासेस में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए सबको यहाँ पे धन्यवाद।